जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज हम बात करने वाले हैं अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्तकी की भारत यात्रा पर, जो कि 8 दिन की भारत यात्रा पर आ रहे हैं। और ये 8 दिन की यात्रा जो है, इस पर काफी चर्चा हो रही है अफगानिस्तान मीडिया में भी और ऑफ कोर्स भारत और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में कि इतनी लंबी विजिट क्या कुछ इस विजिट से निकल कर आएगा। और इस सब के बीच में ये भी है कि मॉस्को फॉर्मेट कंसल्टेशन में जिस तरह से यूएस बगराम एयरबेस को मांग रहा है, उसको लेकर भी फॉरेन मिलिट्री जो प्रेजेंस है अफगानिस्तान में, उसको लेकर भी पूरी तरह से उसकी निंदा की गई। इन सभी मामलों पे हम आज चर्चा करेंगे और आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं सर एनके सूद जी, पूर्व रॉ ऑफिसर। बहुत स्वागत है सर आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय हिंद, नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, बहुत धन्यवाद। सर, आमिर खान मुत्तकी अफगानिस्तान फॉरेन मिनिस्टर भारत की यात्रा पर आ रहे हैं 8 दिन के लिए। और इसी सब में हम जानते हैं सर, भारत और अमेरिका के जिस तरह के संबंध चल रहे हैं, अफगानिस्तान के अंदर बगराम एयरबेस यूएस को वापस चाहिए और अफगानिस्तान किसी कीमत पे देने के लिए तैयार नहीं। सर, ये जो पूरी तरह की ये एक जिस तरह की सिचुएशन बनी हुई है हमारे रीजन में, इसको आप किस तरह से इसका आकलन कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको पहले छोटी सी बात बता दूं कि इंडिया पहले कंसिडर करता था पाकिस्तान को एनिमी नंबर 1। 2008 से इंडिया ने कहा कि चाइना हमारा एनिमी नंबर 1 है। उस टाइम पे जो डिफेंस मिनिस्टर थे ए के एंटनी, उससे पहले, और उसके बाद आपके मुलायम सिंह यादव, उन्होंने भी कहा कि चाइना एनिमी नंबर 1 है। जब पीएम मोदी पावर में आए तो उससे पहले हमारी पॉलिसी थी लुक ईस्ट, यानी कि चाइना को देखो करो कुछ मत। मोदी के आने के बाद इसको चेंज कर दिया गया एक्ट ईस्ट, और चाइना के खिलाफ काम करना शुरू कर दिया। चाइना हमें घेरने की कोशिश में था, इंडिया ने उसको काउंटर किया। लेकिन अब आते हैं अफगानिस्तान के अंदर। आज सबसे बड़ा दुश्मन हमारा कौन है? वो है अमेरिका। अमेरिका जिस तरीके से इंडिया पे अटैक कर रहा है, अमेरिका ने जिस तरीके से इंडिया का नुकसान किया है, अमेरिका चाहता ही नहीं कि इंडिया प्रोग्रेस करे। और इंडिया इस टाइम पे पूरे तरीके से तैयार है अमेरिका को काउंटर करने के लिए। इसीलिए आप देखिए आरआईसी भी ज्वाइन कर रहा है। लेकिन अगर अफगानिस्तान की बात करें, जब पहली सरकार थी अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की, तो उस टाइम पे उन्होंने बड़ी बड़ी मूर्तियां तोड़ी बुद्धा की और एक अलग टाइप का सिग्नल दिया। लेकिन जब से प्रेजेंट तालिबान की गवर्नमेंट आई है, उसका एटीट्यूड डिफरेंट है। वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं सारा कुछ। इवन जो सिख वहां से भाग के आए थे, उन्होंने बुलाया, उनको कहा अपनी लैंड ले लो। और जब यहाँ पे एक गुरुद्वारा था जहां से सिख पलायन कर रहे थे, इन्होंने उनको रोक दिया कि आप यहाँ से जो आपकी पूजा की चीजें वो नहीं ले जा सकते, ये हमारी प्रॉपर्टी है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि लोग जाए। जब तालिबान की गवर्नमेंट बनी तो इंडिया पहली कंट्री थी, अकेली कंट्री थी जिसने इनको 40,000 टन की वीट भेजी। पाकिस्तान ने मना कर दिया, ईरान एग्री कर गया, ईरान के रास्ते से दवाइयां भी भेजी, कोविड-19 की मेडिसिन भी भेजी। इंडिया ने इनको बहुत हेल्प की। अब जब अर्थक्वेक आया वहां पे, तब भी इंडिया ने इनको बहुत सामान दिया। और अब इंडिया भी चाहता है कि इनसे दोस्ती करना। अफगानिस्तान इंडिया को देख रहा है एज ए गुड फ्रेंड। अगर आप पुराने टाइम की बात करो, 70-80s की बात करो या उससे पहले की, तो अफगानिस्तान को बड़ा अच्छा माना जाता था, इंडिया का दोस्त। काबुली वाले की आप बच्चों ने स्टोरी सुनी होगी। तो आज अफगानिस्तान दोबारा इंडिया की तरफ देख रहा है, उसको लगता है कि इंडिया डिपेंडेबल पार्टनर है। और इसीलिए मुत्तकी जो आ रहे हैं इंडिया के अंदर, वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट विजिट है। क्योंकि वहां पे इस टाइम पे यूएस दोबारा से घुसने के चक्कर में, यूएस बगराम एयरबेस को छोड़ के गया था 2021 में। और यूएस के जो फौजी थे या उनकी आर्म फोर्सेस थी, वो ऐसे भागी दुम दबा के, जैसे कोई किसी को देख के, जैसे शेर को देख के कुत्ता भागता है, इस तरीके से भागे थे और अपना सामान भी छोड़ गए $10 बिलियन का। अफगानिस्तान पाकिस्तान को पसंद नहीं करता, ना अमेरिका को पसंद करता है। इन दोनों ने अफगानिस्तान का सत्यानाश किया है और इंडिया की तरफ देखता है एज ए गुड फ्रेंड, और इंडिया भी उसको देखता है। कुछ महीने पहले इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी की विजिट हुई थी अफगानी लीडर से दुबई के अंदर, और अब कोशिश कर रहे थे कि मुत्तकी से भी मीटिंग हो, इनसे डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी अडॉप्ट करना चाहते हैं इंडिया। लेकिन अब जो इनके फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं इंडिया के अंदर, उसको यूएन से सैंक्शन मिली है। पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की यहाँ पे ना आए, लेकिन यूएन ने इनको परमिशन दे दी। इंडिया के अंदर आ रहे हैं 8 दिन के लिए। बहुत हैरानी की बात है। और यहाँ पे बहुत सी बातें होंगी, बहुत से इश्यूज पे डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा, यहाँ पे जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चेंज हो रही है। इंडिया रशिया का बहुत क्लोज आ चुका है ट्रम्प की पॉलिसीज की वजह से। दूसरी तरफ इंडिया इवन चाइना से हेट नहीं करता, और यार चाइना इंडिया से हेट नहीं करता। तो इंडिया रशिया चाइना मिलकर के इस टाइम पे यूएस को अफगानिस्तान में घुसने नहीं देंगे। और अगर यूएस कहीं भी किसी के जगह की क्लोज आता है, वहां पे इंडिया को भी नुकसान होता है, किसी और कंट्री को भी। जिस तरीके से यूएस ने बांग्लादेश के अंदर उनकी गवर्नमेंट को निकाला है, जिस तरीके से नेपाल के अंदर इन्होंने जेंजी करके वहां पे कुछ रोहिंग्यास को भेज करके डिस्टर्बेंस करने की कोशिश की है, इंडिया पूरा अवेयर है।
और इंडिया को भी डिस्टर्ब करना चाहता है ट्रंप, और इंडिया की गवर्नमेंट को गिराना चाहता है। वो चाहता है यहाँ पे कोई ऐसा आदमी बैठे जैसे ज़ेलेंस्की बैठा है यूक्रेन के अंदर, उसी तरीके से हमारी गवर्नमेंट को चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी पावर से डरते हैं, हमारी शक्ल से डरते हैं, हमारी जो सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस है, उससे डरते हैं। यूएस कभी नहीं चाहेगा कि इंडिया स्ट्रांग हो। आज की बात नहीं, पहले की ले लीजिए, 1971 में इन्होंने अपनी 7th फ्लीट भेजी थी पाकिस्तान के सपोर्ट में, लेकिन रशिया हमारे साथ खड़ा हो गया। आज जो सिचुएशन चेंज हो चुकी है और जो आ रहे हैं बदक की इंडिया के अंदर, बहुत सी बातें होंगी, उस पर भी हम बात करेंगे। जी, लेकिन सर अगर बगराम एयरबेस की बात करते हैं तो यूएस काफी खुलकर बगराम एयरबेस की बात कर रहा है और वो उसको चाहिए कि वापस बगराम एयरबेस। आखिर यूएस को बगराम एयरबेस क्यों वापस चाहिए? क्योंकि हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में उसको पसनी पोर्ट की पिच की है पाकिस्तान ने, तो अपना इन्फ्लुएंस तो वहां पे बढ़ा ही रहा है, लेकिन पर्टिकुलरली बगराम एयरबेस में ऐसा क्या है जो यूएस को हर कीमत पर चाहिए? देखिए, यूएस बगराम एयरपोर्ट को इसलिए चाहता है, एक्चुअली पहले तो भाग गया वहां से। ट्रंप भी कह रहे थे कि हमारी फोर्सेस को अलग तरीके से फंसा के रखा है फॉरेन कंट्रीज के अंदर। एक तो उसका जो एम है वो है ईरान। यूएस के प्रेसिडेंट वो कहते हैं कि यहाँ से चाइनीज की जो न्यूक्लियर बेसिस है या न्यूक्लियर मिसाइल्स है, वो यहाँ से 1 घंटे का ट्रैवल है। और दूसरी बात है कि रशियन रिपब्लिक कंट्रीज यहाँ पे क्लोज है, वो रशिया को भी यहाँ से काउंटर करना चाहता है। देखिए, जितनी भी रशियन रिपब्लिक कंट्रीज है, अभी भी यहाँ पे रशिया का इन्फ्लुएंस है, तो इसका ट्रिपल पर्पस है। और चौथी बात, ये वो भी नहीं पसंद करेगा कि इंडिया वहां पे आए, क्योंकि इंडिया के इस टाइम पे बहुत ज्यादा पूछ है अफगानिस्तान के अंदर। तो इस टाइम पे ईरान, रशिया, चाइना और इंडिया यहां से काउंटर करना चाहता है। और इंडिया कभी नहीं चाहेगा कि यूएस हमारे नजदीक हो। हमारे साथ चाइना के कुछ डिस्प्यूट थे, चाइना से हम काउंटर कर रहे थे, आपस में लड़ रहे थे, लेकिन यूएस का जो एटीट्यूड है गवर्नमेंट चेंज करने का, गवर्नमेंट गिराने का या किसी कंट्री का मर्डर करने का, आप देखिए कितने प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है जो यूएस ने मारे, सीआईए ने मारे। आप लाल बहादुर शास्त्री को देख लीजिएगा, उनका मर्डर सीआईए ने किया है। इंदिरा गांधी का मर्डर भी सीआईए का हाथ है उसके अंदर, जरूर सामने आया, ऐसे थी। लेकिन साथ साथ हमारे साइंटिस्ट को भी मारा इन्होंने। और आप देखिए, जुल्फिकार अली भुट्टो, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, उनको मारा क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे वहां पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो। और उसके बाद बेनजीर भुट्टो को भी जब मारा तो यूएस ने कोई आवाज नहीं उठाई, क्योंकि उनको वो पसंद नहीं थी। वो चाहते थे वहां पे आर्मी का रूल हो, क्योंकि आर्मी का एक आदमी होता है, उसको तोड़ मरोड़ कर सकते हैं। सद्दाम हुसैन को मारा, अफगानिस्तान को बर्बाद किया, सीरिया को बर्बाद कर दिया, लीबिया के गद्दाफी को मार दिया। फिर आप बांग्लादेश की बात कर दीजिएगा, शेख हसीना को वहां से पावर से निकाल दिया। उनके फादर जो थे उनको पहले मारा, जरूर ऐसे सामने थी, लेकिन पीछे सीआईए का हाथ था। तो अमेरिका डिस्टेबलाइज कर रहा पूरे वर्ल्ड को। चाइना क्या करता था, चाइना बड़ी बड़ी छोटी छोटी कंट्रीज को लोन देता था, उनको अपने डेप्ट ट्रैप में फंसाता था, लेकिन वहां पे कोई रिवोल्ट नहीं करवाता था। और पाकिस्तान की तो हिम्मत ही नहीं है, कहां पे रिवोल्ट करा सकें, वो सिर्फ टेररिज्म फैला सकते हैं। लेकिन अमेरिका हर एक कंट्री के अंदर छोटी छोटी कंट्री पे रिवोल्ट लाने की कोशिश करता है। वो चाहता वहां पे इंस्टेबिलिटी हो, जिससे फायदा, जैसे उसने यूक्रेन के अंदर किया और रशिया को इस टाइम पे इन्वॉल्व करके रखा है वॉर के अंदर। पूरे गल्फ के अंदर जहां भी चाहे अमेरिका उनकी गवर्नमेंट चेंज कर सकता है, क्योंकि उसके पास पैसा बहुत है, उसके पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, और उसकी पॉलिसी रही है शुरू से वर्ल्ड को डिस्टेबलाइज करने की, ताकि उसका सामान बिके, उसके आर्म्स बिके। लेकिन इंडिया जब से उसके सामने खड़ा हुआ, तब से अमेरिका को चिंता है। अमेरिका ना तो घुस पा रहा है इंडिया के अंदर, ना अपना सामान बेच पा रहा है, ना आर्म्स बेच पा रहा है। इसलिए अमेरिका को चिंता, अमेरिका सब तरीके से इंडिया को काउंटर कर रहा है। और देखा जाए तो अमेरिका के लिए जो एनिमी नंबर 1 है वो इंडिया आज तक। बिल्कुल, लेकिन सर आमिर खान मुत्तकी की भारत यात्रा पे अगर हम बात करते हैं, 8 डेज की विजिट पर भारत वो आ रहे हैं, क्या कुछ इस यात्रा के बाद हम और बदलता हुआ देखेंगे? क्योंकि हम देख रहे हैं सर आरआईसी बहुत मजबूत हो रहा है, और ये सब कुछ प्रेसिडेंट ट्रंप की ही देन है ना। वो इस तरह की टैरिफ पॉलिसी अपनाते हैं, ना ही चाइना और भारत के बीच के रिश्तों में इतनी वार्मथ आती। इस सब के बीच में सर ये तो ब्लॉक मजबूत हो रहा है, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अमेरिका इस पूरे प्रोसेस से परेशान भी है। तो सर इस सब में आप अफगानिस्तान की जो ये भारत की यात्रा है, इसमें क्या कुछ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या कुछ और बदलने वाला है? देखिए, एक तो जो मेन बात होगी वो होगी टेररिज्म के ऊपर, क्योंकि अफगानिस्तान भी टेररिस्टों के खिलाफ है। इस टाइम पे पूरा इंडिया को सपोर्ट कर रहा है। जब पहलगाम अटैक हुआ था तो अफगानिस्तान ने इंडिया को सपोर्ट किया था, और इंडिया ने इसको रेसिप्रोकेट किया था। तालिबान ये समझ चुका है कि उसका जो नुकसान हुआ है, जो उसको डिस्ट्रॉय किया गया अफगानिस्तान को, उसके पीछे जो मेन कंट्री है वो है पाकिस्तान।
आज टीटीपी अफगानिस्तान के पाकिस्तान के अंदर लड़ाई कर रही है और पाकिस्तान के बुरे हाल हैं, लेकिन पाकिस्तान अपनी जो हरकतें हैं यानी कि जो टेररिज्म उसको बंद नहीं कर रहा। इनकी बेसिस ही 9 बेसिस को डिस्ट्रॉय कर दिया इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर के अंदर, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने टेररिज्म को छोड़ा नहीं, अपनी बेसिस को शिफ्ट कर रहा है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, केपीके के अंदर, अफगानिस्तान के क्लोज। तो इसलिए अफगानिस्तान बड़ा इंपॉर्टेंट होगा इंडिया के लिए, उनके टेररिस्ट कैंप्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए। इवन इस टाइम पे अब जो पाकिस्तान की इतनी बुरी हालत है कि एक तरफ बलूचिस्तान, एक तरफ टीटीपी और एक तरफ आपके पीओके के अंदर जो डिस्टर्बेंस हो रही है, इस और साथ में कराची के अंदर भी बहुत सी प्रॉब्लम्स हो रही है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के पास खाने को आटा नहीं है, पाकिस्तान के पास पानी की शॉर्टेज होने वाली है और देखिएगा नवंबर दिसंबर में पाकिस्तान के अंदर वाटर की शॉर्टेज होगी। और जो दूसरा इश्यू इंडिया डिस्कस करेगा, क्योंकि अफगानिस्तान रिच है रिसोर्सेज के अंदर। इंडिया ने ईरान का चाबार पोर्ट लिया था और उसको 2024 में इंडिया ने पूरा कंट्रोल ले लिया चाबार पोर्ट के ऊपर। उसके बाद एक रेलवे लाइन बननी थी जो चाबार पोर्ट से लेकर के जाहिदान तक जानी थी, जो अफगानिस्तान के बॉर्डर पे लगता है ईरान के, वो रेलवे लाइन बननी थी। लेकिन अमेरिका ने सैंक्शन लगा दी ईरान के ऊपर, जिसकी वजह से वो लाइन कंप्लीट नहीं हो सकी। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत जल्दी लाइन कंप्लीट होने वाली है। इंडिया का पर्पस था कि इंडिया ट्रेड करना चाहता था अफगानिस्तान से इसी रास्ते से, और अफगानिस्तान भी इंटरेस्टेड था क्योंकि अफगानिस्तान बहुत रिच है रिसोर्सेज के अंदर। और दूसरा, इंडिया ट्रेड करना चाहता था रशियन रिपब्लिक कंट्री से, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, साथ में जो दूसरी रिपब्लिक जो रशियन रिपब्लिक कंट्रीज हैं, और वो भी रिच है रिसोर्सेज के अंदर। इवन इंडिया ने इस कंट्री से यूरेनियम लिया है। तो इन कंट्री की ओपनिंग से एक फर्क ये पड़ता कि एक तो चाइना इनको एक्सप्लॉइट कर रहा है, वो भी दिक्कत। और आपको एक बता दूं, ताजिकिस्तान के अंदर इंडिया के एक सीक्रेट बेस है, अयानी एयरबेस। जब अफगानिस्तान से इंडियंस को निकाला जा रहा था तो उस टाइम पे अयानी एयरबेस को यूज किया गया था इंडियन फोर्सेस के द्वारा या इंडियन एयरक्राफ्ट के द्वारा इंडियंस को निकालने के लिए, और इंडिया वहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले कर रहा है। उस टाइम पे जो एंटी तालिबान ग्रुप था उसको सपोर्ट करता था। आज इंडिया अफगानिस्तान के क्लोज रह करके अफगानिस्तान को सपोर्ट करना चाहता है, ट्रेड करना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है, जो अमेरिका को पसंद नहीं है। और ये भी इशू डिस्कस किया जाएगा कैसे ट्रेड हो सकती है इन कंट्रीज के बीच में चाबार पोर्ट के थ्रू। और साथ में इंडिया अफगानिस्तान के साथ रिलेशन डेवलप करके अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को भी एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि रशिया ने तो रिकॉग्नाइज कर लिया तालिबान की गवर्नमेंट को, इंडिया भी बहुत जल्दी कर लेगा। और हमें आज कोई दिक्कत नहीं है चाइना से, क्योंकि चाइना को हम जो काउंटर करना था कर लिया सी के अंदर। उन्होंने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बनाया था सी के अंदर, इंडिया ने स्ट्रिंग ऑफ डायमंड्स बना दिया। अभी लेटेस्ट जो इंडिया ने एक्शन लिया वो लिया है निकोबार, ग्रेटर निकोबार को डेवलप करने का, जहां से इंडिया चाइना को काउंटर कर पाएगा या उनके स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को पूरे तरीके से डैमेज कर पाएगा। तो आज इंडिया को जो सारी चिंता है वो है अमेरिका की, और जो मुतक्के की इंडिया के अंदर विजिट है उसके अंदर ये भी डिस्कस किया जाएगा कैसे इंडिया उनको हेल्प कर सकता है, कैसे इंडिया प्रमोट कर सकता है उसको, कैसे उनके साथ बिजनेस कर सकता है, कैसे तालिबान के लोगों को या अफगानिस्तान के लोगों को वीजा दे सकता है, और साथ में जो मेन हमारा जो कंसर्न है पाकिस्तान का टेररिज्म, उसके ऊपर क्या कर सकता है। ये सारी बातें की जाएंगी इनके साथ, और जो कुछ नई बातें होंगी वो भी देखा जाएगा, यानी कि ट्रेड, बिजनेस और पाकिस्तान को कैसे डील करना है वो सारी बातें डिस्कस की जाएगी। और एक को आपको बात बता दूं कि महाभारत तो लोगों ने सुनी होगी, देखी भी होगी। वहां पे क्या था कि आप अपने दुश्मन के अपोजिट के ऊपर अपनी दोस्ती रखिए, तो तालिबान इस टाइम पे आता है पाकिस्तान के अपोजिट साइड पे, तो वो भी इंडिया को यूज करता है, और यही है चाणक्य नीति। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो यही। और अगर हम अपने रीजन की बात करते हैं तो भारत ऑफ कोर्स अपने रीजन में तो लीडर है ही, लेकिन ग्लोबल लीडरशिप में भी भारत आगे बढ़ रहा है। लेकिन सर, जिस तरह के हालात पाकिस्तान के अंदर है, हम जानते हैं कि पश्तून मूवमेंट है, पीओजेके में जिस तरह के हालात हैं, बलोचों का मूवमेंट है। इनफैक्ट ताज़ा खबर ये है कि तालिबान और पाकिस्तान फोर्स के बीच में जो पाकिस्तान फोर्स ने ऑपरेशन चलाया था उसमें पाकिस्तान फोर्स के 11 जवान और एक मेजर उनके मारे गए हैं, साथ ही में तालिबान भी कुछ मारे गए हैं। तो ये सारी चीजें सर चल रही हैं। इस सब के बीच में सर ये भी चीजें हैं, ऑफकोर्स सिंधियों का भी अपना आंदोलन है, ये सारी चीजें जो इस तरह से चल रही हैं, प्लस पाकिस्तान की इकोनॉमिक जो फॉल है, पाकिस्तान के डिसइंटीग्रेशन की बात बहुत एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बहुत जल्दी ऐसा हो सकता है। तो क्या सर अब क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ सालों में डायरेक्ट भारत और अफगानिस्तान बॉर्डर शेयर करेंगे और बाकी जो सिल्क रूट है उससे भारत कनेक्ट हो जाएगा वापस? देखिए, इंडिया की कोशिश तो बहुत देर से है, लेकिन हमारी पिछली गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया। अगर इंडिया पीओके ले लेता है, और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी तैयारी भी चल रही थी, जिस तरीके से पीओके लोगों पे गोलियां चल रही थी, और अगर पीओके लेता है, गिलगिट बाल्टिस्तान लेता है, तो इंडिया और अफगानिस्तान का डायरेक्ट लिंक बन जाएगा। उम्मीद ये भी थी इंडिया की, अगर ट्रंप आएगा तो ट्रंप इंडिया को हेल्प करेंगे, लेकिन ट्रंप ने तो अपना रास्ते चेंज कर लिया। जब पावर में आने से पहले ट्रंप कहते थे, अगर मैं व्हाइट हाउस, इफ आई सिट इन द व्हाइट हाउस,
आप सोचिए कि इंडियन बैठा व्हाइट हाउस के अंदर, एक हिंदू बैठा व्हाइट हाउस के अंदर, लेकिन पावर में आने के बाद उन्होंने इस पर सारा एटीट्यूड चेंज कर दिया। अब एंटी हिंदू हो गए, एंटी इंडिया हो गए, और ये जो एटीट्यूड है, इससे इंडिया को अपनी पॉलिसी चेंज करनी पड़ी। देखिए, हमारा 80,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, जो पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान का, और साथ में पीओके साथ में का जो एरिया पड़ता है। इंडिया ले लेगा तो इंडिया को डायरेक्ट कांटेक्ट बन जाएगा पाकिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ। उससे इंडिया ट्रेड कर सकेगा, बिजनेस कर सकेगा। एक तापी लाइन बन रही थी, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, ताकि वहां से गैस और ऑयल आ सके इंडिया के अंदर। लेकिन बीच में पाकिस्तान ने टांग अड़ा दी। लेकिन अगर इंडिया का डायरेक्ट कांटेक्ट बनता है अफगानिस्तान के साथ, तो ये लाइन का नाम हो जाएगा तालिबान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान और इंडिया। हमें ऑयल भी मिलेगा, गैस भी मिलेगी, रिसोर्सेज भी मिलेंगे, और ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि ये एरिया जितने भी कंट्रीज है रशियन रिपब्लिक की, ये सारी की सारी लैंडलॉक्ड है, और इनको चाइना भी एक्सप्लॉइट कर रहा है। तो चाइना और इंडिया का कंपटीशन होगा, लेकिन हेल्दी कंपटीशन होगा। लेकिन अमेरिका कंपटीशन नहीं कर रहा, अमेरिका गवर्नमेंट गिराना चाहता है, जैसे बांग्लादेश के अंदर। और जिस तरीके से उसने वर्ल्ड के अंदर एक टेरर फैला रखा है, स्पेशली ट्रंप के आने के बाद, वो टेरर भी खत्म हो जाएगा। अगर इंडिया तालिबान के अंदर घुस सकता है, अफगानिस्तान के अंदर कांटेक्ट कर सकता है, कि सारी बातें क्लियर की जाएंगी जब मुतक्की इंडिया के अंदर आएंगे। तो सर, लेकिन ये सारी सिचुएशन जिस तरह से बन रही है, पाकिस्तान लगातार भारत को ये इल्जाम लगाता है, ब्लेम करता है कि चाहे बलूचों का आंदोलन हो, सिंधियों का हो, पश्तूनों का हो, ये सारा कुछ इंडिया इसको बल देता है। लेकिन सर, ये भी है कि उन लोगों की जो एक अपनी अपनी स्ट्रगल है, अपना मूवमेंट है, उस सबको देखते हुए जो वहाँ के लोग हैं, मैं बलूचों से बात करती हूँ, जितने भी लोगों से बात होती है, वो उनकी उम्मीद ये है कि भारत खुलकर उनके समर्थन में आए। इस पॉलिसी पे आप क्या कहते हैं सर, कि आपको जिस तरह से भारत ने अभी ये पॉलिसी अपनाई हुई है, आपको क्या लगता है कि खुलकर भारत को इस पर बात करनी चाहिए, अब वो समय आ गया है, या फिर अभी इन आंदोलनों को और मैच्योर होने देने की आवश्यकता है? देखिए, बांग्लादेश में आंदोलन हुआ, बांग्लादेश से लोग इंडिया के अंदर आने शुरू हुए। जब इंडिया के अंदर आने शुरू हुए तो इंदिरा गांधी ने उस टाइम पे कहा कि क्या कर सकते हैं। तो उस टाइम पे एक रॉ की प्लानिंग थी कि बांग्लादेश पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए जाएं। देखिए, सिचुएशन की वेट करनी पड़ती है। जब कोई फल पूरा पकता है तो तभी उस पर किया जाता है। जैसे अभी पीओके के अंदर डिस्टर्बेंसेस चल रही थी, तो वहां पे थोड़ी सिचुएशन और बिगड़ती तो मुझे लगता है कि इंडिया इंटरवीन करता। लेकिन इंडिया के लिए मिलिट्री इंटरवीन करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वहां पे इंटरनेशनल सैंक्शन लग सकते हैं इंडिया के ऊपर, वर्ल्ड हमारे खिलाफ जा सकता है। और स्पेशली आज तो देखो अमेरिका का जो रोल आ चुका है, इंडिया क्या कर सकता है, क्योंकि हमारा बॉर्डर तो लगता नहीं अब बलूचिस्तान के साथ। बलूची इंडिया को सपोर्ट करते हैं, इंडिया से सपोर्ट मांगते हैं, लेकिन इंडिया अगर उनको सपोर्ट देता है, डायरेक्ट सपोर्ट देता है, या इवन उनको रिकॉग्नाइज करता है, तो यहाँ पे पूरा इल्जाम लग जाए इंडिया के ऊपर कि इंडिया सारा कुछ करवा रहा है, इंडिया उससे बच रहा है। देखिए, इस टाइम पे बलूची की मूवमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और बलूचियों को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। अगर हम इंडिपेंडेंट हुए तो अपनी लड़ाई खुद लड़के आए थे, और हम हो सकता है कि बीच के अंदर इनको इनडायरेक्ट सपोर्ट दें, लेकिन डायरेक्टली ओपन हम इनको सपोर्ट दे नहीं सकते। उससे इंटरनेशनल सिचुएशन खराब हो सकती है इंडिया के लिए। इंडिया आज कोई सुपर पावर तो है नहीं, इंडिया एक उभरती हुई पावर है। पहले टाइम में फर्क यह था कि जब यूएस था और रशिया थे, दोनों सुपर पावर थी, तो सिचुएशन अलग थी। आज वर्ल्ड के अंदर सिर्फ एक सुपर पावर है। तो इंडिया अगर इन लोगों को या इनकी गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज करता है, तो इंडिया के लिए कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, और ब्लेम आ सकता है इंडिया के ऊपर कि इंडिया बलूचिस्तान के अंदर इन्वॉल्व है, जो कभी ना तो उनके फेवर में होगा ना इंडिया के फेवर में होगा। तो इंडिया इस टाइम पे साइलेंट बैठा, चुप बैठा है, और वेट कर रहा है सिचुएशन की। मैं समझ सकता हूं कि हमारी गवर्नमेंट की पूरी प्लान होगी। आज हमारी गवर्नमेंट उस टाइप की गवर्नमेंट नहीं है कि जो हर एक चीज पे सोई रहे। जागती गवर्नमेंट है, एक्टिव गवर्नमेंट है, लेकिन बड़े ध्यान से चलती है, हर एक कदम फूक फूक के रखना पड़ता है। इंटरनेशनल सिचुएशंस के अंदर इसी तरीके से अडॉप्ट करना पड़ता है कि आप फूक फूक के कदम रखिए, ऑफेंसिव रहिए, लेकिन मौका देख के उसको फायदा उठाइए, मौका देख के उस पर एक्शन लीजिएगा। अगर इंडिया को इंटरनेशनल सपोर्ट मिलेगी तो इंडिया बलूचियों को लिबरेट कर सकता है। कौन सी मुस्लिम कंट्री है जो बलूचियों के साथ खड़ी है? कोई नहीं। कोई वर्ल्ड में कंट्री नहीं है जो बलूचियों के साथ खड़ी है। अगर मुस्लिम कंट्री बलूची के साथ खड़ी हो जाएगी तो इंडिया भी उनको सपोर्ट करेगा, इंडिया हर एक टाइप की मदद करेगा। इंडिया को वहां पे आर्मी भेजने की जरूरत भी नहीं है। तो पाकिस्तान तो ब्लेम वैसे भी लगाता है, अगर इंडिया उनके साथ डायरेक्ट खड़ा हो जाएगा तो इंडिया को पूरा ब्लेम आ जाएगा। और मोदी को बात कीजिएगा या अजीत डोभाल की बात कीजिएगा, ये सोच समझ के कदम उठाते हैं, हर एक एक्शन लेते हैं, लेकिन कहीं सोए नहीं रहते। किसी इश्यू पे आप ये नहीं देखें कि गवर्नमेंट सोई हुई है। सर, ख्वाजा आसिफ ने लेटेस्ट इंटरव्यू में पाकिस्तान के अंदर समा टीवी को एक इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर और उसको लेकर जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि इस बार हम
हमले के लिए तैयार हैं और पहले से बढ़कर जवाब दिया जाएगा और ये सारी चीजें। चाइना के एम्यूनिशन की भी बड़ी तारीफ की कि बड़ा बड़ा अच्छा परफॉर्म किया एंड एवरीथिंग। सर जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं चाइना की तरफ से इस तरह के पाकिस्तान की तरफ से प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, आपको क्या लग रहा है पाकिस्तान आखिर चाह क्या रहा है? क्या यूएस की बैकिंग पर इस तरह के स्टेटमेंट्स पाकिस्तान की तरफ से आ रहे हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि हर एक कंट्री को अपना वार खुद लड़ना पड़ता है। जब इंडिया और पाकिस्तान का वार हुआ, चाहे 71 का वार लगा लीजिए, चाहे 65 का, कौन सी कंट्री पाकिस्तान के साथ आई? अमेरिका ने 7th फ्लीट भेजी, जब आई तो तब तक तो वार खत्म हो गया था। जब आपका कारगिल वार हुआ तो उस टाइम पे पाकिस्तान ने कहा अमेरिका से कि वार खत्म करा दो, पहले वार स्टार्ट आप किया था। तो उस टाइम पे यूएस के प्रेसिडेंट ने कहा था कि वार आपने स्टार्ट किया, खत्म आप करो। पाकिस्तान दूसरों पे भरोसा रखता है, लेकिन वार अपना खुद लड़ना पड़ता है। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो अपने कितना टाइम लिया? 9 एयर बेसेस डिस्ट्रॉय कर दी, 9 टेरर कैंप डिस्ट्रॉय कर दिए, 3 मिलिट्री की बेसेस डिस्ट्रॉय कर दी। लेकिन जब क्रिकेट का मैच हुआ तो पाकिस्तान ने कह दिया 6 रफाल गिर गए, क्या मैच जीत गए? जब आप एशिया कप हार गए क्रिकेट के अंदर तो उसके बाद आपने ट्रॉफी रख ली। पाकिस्तान तो 65 का वार भी नहीं हारा था, लेकिन पाकिस्तान गया था उस टाइम पे कि हमें बचा लो, और उस टाइम पे वार को खत्म किया। उस टाइम पे पाकिस्तान इंडिया से बहुत ज्यादा मजबूत था। हमारे पास कोई वार मशीनरी नहीं। 62 में हमने बहुत नुकसान झेला था। हमारे पास सेकंड वर्ल्ड वार के कुछ इक्विपमेंट थे। पाकिस्तान के पास टैंक ज्यादा थे, पेटर टैंक थे, उनके पास सेवर जेट थे जो फ्रांस के थे। हमारे पास क्या था? शायद 2 MiG-19 होंगे। टैंक पुराने थे, लेकिन स्ट्रेटेजी से जीत गए हम। अब भी जो वार जीतने हैं वो स्ट्रेटेजी से जीते हैं। अगर आप ऑपरेशन सिंदूर की बात करो, पाकिस्तान 4 दिन के अंदर, 4 घंटे के अंदर पाकिस्तान की सांसें फूल गई थी और उसने कहा कि हमें बचा लो। पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर आर्म्स है कैराना हिल्स के ऊपर, वो हमने पूरे ब्लॉक कर दिए। जो इनके F-16 है, जो इनके आर्म्स ले जा सकते हैं, स्पेशली न्यूक्लियर वेपन्स, उनके हमने एयर स्ट्रिप को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो पाकिस्तान बात बहुत अच्छी करता है। पाकिस्तान एक्चुअली इंडिया से हर एक वार जीता है। इवन 1971 का वार जीता है, जहां पे इनके 93,000 सोल्जर को बंदी बना लिया था, फिर भी पाकिस्तान जीत गया। कमाल की कंट्री है। पाकिस्तान एशिया कप हार गया, लेकिन तब भी ट्रॉफी उनके पास है, वो भी जीत गया। तो पाकिस्तान इसी तरीके से बात करता है। पहले इनके जो मिनिस्टर थे वो इंडिया को धमकी देते कि हमारे पास पाव पाव के न्यूक्लियर बम्स है। कहां गए वो? क्यों नहीं चलाए? चलाते, पता चल जाता। और पीएम मोदी ने कहा था कि हमने अपने एटम बम कोई पटाखे बजाने के लिए नहीं रखे दिवाली के लिए। हम इनसे, हमारे जो लीडरशिप थी, फर्क उस पर पड़ता है। पहली लीडरशिप घबराती थी पाकिस्तान से, चाइना से, कि उनके पास न्यूक्लियर बम्स हैं। आज जो लीडरशिप है वो ऑफेंसिव है, एक्टिव है और जानती है क्या सच्चाई है। जिस तरीके से हमने पाकिस्तान से वार जीता, ये वार सिर्फ मिसाइलों का नहीं था, ये वार था टेक्नोलॉजी का। और टेक्नोलॉजिकली इंडिया इतना स्ट्रांग है, जहां आज इंडिया के पास इतनी मिसाइलें हैं आप इमेजिन नहीं कर सकते। देखिए, हमने नेचुरली अभी तक हमारे पास कुछ कमियां जरूर हैं, उसको भी पूरा कर रहे हैं। इंडिया ने जब आपका हमने पहला जब टेरर अटैक किया था, टेरर अटैक के बाद हमने जो किया था, जब उस टाइम पे इंडिया को लगा कि सबमरीन कम है। इंडिया 25 सबमरीन बना रहा है, $31 बिलियन पे। इंडिया के पास थोड़ी शॉर्टेज है एयरक्राफ्ट की। हमारी रिक्वायरमेंट थी 40 स्क्वाड्रंस की, 42 स्क्वाड्रंस की। आज इंडिया प्लान कर रहा है 60 स्क्वाड्रंस तक पहुंचने का। एक तरफ हम ले रहे हैं रफाल फाइटर जेट्स, इंडिया के अंदर बनाए जाएंगे 114। दूसरी तरफ हम रशिया से Su-57 ले रहे हैं, जो इंडिया के अंदर बनाए जाएंगे। शायद अगले साल से वो प्रोड्यूस हो जाए इंडिया के अंदर। और कुछ हम डायरेक्टली भी लेंगे, तेजस बनने शुरू हो गए। फिर हमारी और भी रिक्वायरमेंट है, वो पूरी की जा रही है। हमारे पास मिसाइल है जो 8,000 किलोमीटर तक मार सकती है, पूरे यूरोप के अटैक कर सकती है। तो इंडिया का पाकिस्तान को कंपैरिजन नहीं है। पाकिस्तान किराए की चीजें लेता है, हमारे पास कितनी चीजें। फर्क ये है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हम शोर नहीं बचाते, पाकिस्तान शोर बचाता है। पाकिस्तान को शुरू से आदत है, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। किया क्या आपने? दिखाइए वार जीत के। ऑपरेशन सिंदूर था तो दिखा देते अपनी ताकत। कहां गई तुम्हारी ताकत? गद्दे के नीचे रुक के बैठ जाते हैं। देखिए, पाक कहने से कुछ नहीं होता, बात है एक्शन की। हमारी गवर्नमेंट एक्शन करती है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के जो लीडर्स हैं वो उल्टा सीधा बोलते हैं। रेलवे मिनिस्टर तो न्यूक्लियर बम की बात करता है। हमारे कौन से मिनिस्टर ने कह दिया था कि हम पाकिस्तान पे न्यूक्लियर बम फेंक देंगे? कोई नहीं। तो ख्वाजा साहब ने जरूर स्टेटमेंट दिया है कि हम कर देंगे। तो भाई आपने क्या अचीव कर लिया इतने दिनों के अंदर? क्या आपके पास एडिशनल आ गया? अमेरिका की तो आपको 71 में भी सपोर्ट थी। क्या अमेरिका से आप जीत गए? तब भी आप जीते वार हमसे। आपके पास पूरा यूरोप खड़ा था, आपके साथ तो पूरा गल्फ खड़ा हुआ था। सऊदी ने 400 टैंक दे दिए थे पाकिस्तान को 1971 में। ईरान ने इनको हेल्प की थी। फिर मैंने जैसे कहा कि इनके पास तो लेटेस्ट फाइटर जेट्स थे, हमारे पास सिर्फ उस टाइम पे नेट एयरक्राफ्ट था जो इंडिया ने इंडिजिनस से बना के रखा था। हमें सिर्फ रशिया सपोर्ट कर रहा था, पाकिस्तान के साथ पूरा वर्ल्ड था। तब भी हम जीत गए वार। आज सिचुएशन बिल्कुल अलग है।
अमेरिका को भी आदत है बहुत ज्यादा करने की, लेकिन क्या कर सकता है अमेरिका? अमेरिका सिर्फ बातें करता है ज्यादा। ईरान जैसी कंट्री पे अटैक कर दिया, आपने क्या अचीव कर लिया? क्या आप इंडिया पे अटैक कर सकते हैं? एक डेमोक्रेटिक कंट्री पे अटैक कर सकते हैं अमेरिका? और अगर पाकिस्तान सोचता है कि ट्रंप सामने आ जाएगा, ट्रंप कोई नहीं आएगा। आप देखिए कतर के अंदर तो इनकी बेइज्जती तब भी इजराइल ने इन पे अटैक कर दिया, क्या अमेरिका ने बचा लिया कतर को? तो पाकिस्तान की जितनी बातें हैं फोकी बातें हैं, यानी कि भोंकते बहुत हैं, करते कुछ नहीं है। लेकिन सर, जिस तरह के संकेत पाकिस्तान की तरफ से मिल रहे हैं, क्या हम ये समझे कि पाकिस्तान कुछ ना कुछ शरारत करने के मूड में? क्योंकि हम अगर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी की बात करें और आर्मी चीफ जनरल द्विवेदी जी की बात करें, दोनों ही की तरफ से जिस तरह से पाकिस्तान को वार्निंग और दी गई है, उससे समझ में आ रहा है कि कुछ पाकिस्तान इज अप टू समथिंग। देखिए पाकिस्तान बाज तो आएगा नहीं, ये तो आप सोच लीजिएगा। आप देखिए अब इस टाइम पे सर क्रीक पे इन्होंने बिल्डअप करना शुरू कर दिया। सर क्रीक सिर्फ 96 किलोमीटर चौड़ा है, तो इंडिया भी तैयार है उस टाइम पे। तो इंडिया के लिए पाकिस्तान का जो भी एक्शन है, इंडिया उसके लिए तैयार है। जिस तरीके से इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर किया, उस तरीके से पता चल गया कि इंडिया पूरे तरीके से तैयार था, तब भी तैयार था, आज भी तैयार था, फ्यूचर के अंदर भी तैयार रहेगा। इंडिया किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, यानी कि अगर किसी हम प्लेन लेते हैं, हम कहते हैं टेक्नोलॉजी दीजिए ताकि हम हमारे पास एम्यूनिशन हो। जब कारगिल वार हुआ था तो उस टाइम पे जो बफोर गन थी उसका एम्यूनिशन नहीं था हमारे पास, 10 दिन का एम्यूनिशन बना था। तो उस टाइम पे गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया, उस टाइम पे एम्यूनिशन मंगाया। लेकिन आज जो गन्स हैं वो इंडिया के अंदर बनाई जा रही है टाटा के द्वारा। इसी तरीके से इंडिया अपने तेजस बना रहा है, इसी तरीके से इंडिया SU-57 इंडिया के अंदर बना रहा है, इसी तरीके से रफाल इंडिया अपने अंदर बना रहा है। इंडिया इस टाइम पे 10 न्यूक्लियर सबमरीन बना रहा है ताकि इंडिया किसी पे डिपेंडेंट ना रहे, एम्यूनिशन के लिए भी और अपने इक्विपमेंट टेक्नोलॉजी के लिए भी। वर्ल्ड में इंडिया जितने भी एडवांस कंट्री हैं, यानी कि आप लगा लीजिए यूएस, चाइना, यूके, फ्रांस और रशिया, उसके साथ जो छठी कंट्री है जो न्यूक्लियर जो अपना एयरक्राफ्ट कैरियर बना सकती है वो है इंडिया। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, तीसरा बनने की तैयारी चल रही है, एयर बेसिस भी बनाई जा रही है और साथ में हमारे जो नेवल बेसिस वो भी बनाई जा रही है। तो इंडिया इस टाइम पे बहुत ज्यादा खर्चा कर रहा है डिफेंस के ऊपर, स्पेशली कि एक तरफ से चाइना बैठा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान, इन दोनों को काउंटर करने के लिए। तो हम अपने तरीके से पूरे तैयार हैं टेक्नोलॉजिकली। और हमारे पास देखिए जब ये वार हुआ था सिंदूर, उस टाइम पे 14 हमारी सैटेलाइट थी जो काम कर रही थी। पाकिस्तान को चाइना ने सप्लाई की थी सैटेलाइट जो उनको इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। अब हमारी 54 सैटेलाइट और बनाई जा रही है ताकि इंडिया पूरे एरिया पे वॉच रख सके। आज के जमाने में सैटेलाइट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, इन्फॉर्मेशन देने के लिए भी, साथ में ट्रैक करने के लिए भी, सारे साथ में प्रोटेक्ट करने के लिए अपने बॉर्डर्स को। तो इंडिया तैयारी कर रहा है, पाकिस्तान बातें कर रहा है और इंडिया तैयारी कर रहा है। फर्क यह है दोनों के बीच में। यही कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो डिफरेंस है हमने अभी अमेरिका की पॉलिसी में देखा है पाकिस्तान पॉलिसी में, ये ज्यादा समय तक रुकने वाला नहीं है। क्योंकि जो भारत और अमेरिका के बीच में चल रहा है ये भी ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगा, क्योंकि ट्रेड नेगोशिएशंस तो चल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिका भी सर भारत को परेशान करने के लिए कोई ना कोई स्टेप आए दिन लेता रहता है। तो सर, जिस तरह के हालात अभी फिलहाल अमेरिका और भारत के बीच में बने हुए, आपको क्या लगता है कि ये लंबा खिंचने वाला है या फिर कुछ समय बाद शांति हो जाएगी, रिश्ते बेहतर हो जाएंगे और हम पूरे रीजन में भी हम नॉर्मल आते हुए देखेंगे? देखिए रिश्ते बेहतर होंगे लेकिन वो नॉर्मल नहीं होंगे, क्योंकि जिस तरीके से ट्रंप ने एक्शंस लिए, H-1B वीजा बंद कर दिया, क्या फर्क पड़ा उससे? यानी कि हमारे साइंटिस्ट और इंजीनियर्स यूएस के अंदर नहीं जाएंगे, उनको और कंट्रीज इन्वाइट कर रहे हैं, कनाडा उनको इन्वाइट कर रहा है, जर्मनी उनको इन्वाइट कर रहा है, चाइना भी उनको इन्वाइट कर रहा है। देखिए एक टाइम पे हम बात करते थे ब्रेन ड्रेन की, कि हमारा ब्रेन बाहर जा रहा है, अब ये ब्रेन इंडिया के अंदर रहेगा, हमारे पास रिसोर्सेज है, हम काम कर रहे हैं। दूसरी बात एक और है कि हमारे साइंटिस्ट को स्पेशली यूएस लेके जाता था जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, कईयों का मर्डर कर दिया गया, होमोजी भाभा का मर्डर कर दिया गया, उसके बाद 71 में एक और साइंटिस्ट का मर्डर कर दिया गया क्योंकि वो न्यूक्लियर बम बनाना चाहते थे। और उसके बाद बहुत से साइंटिस्टों को इन्होंने मारा भी है, बहुत से साइंटिस्टों को खींच के ले गए अपनी कंट्री के अंदर। लेकिन अब वो साइंटिस्ट इंडिया के अंदर रहेंगे, इंडिया के अंदर रिसोर्सेज भी है, इंडिया की गवर्नमेंट को सपोर्ट भी करती है, इंडिया अपने आप चीजें डेवलप कर रहा है। तो हमें अपने साइंटिस्टों को भी जरूरत है, हमारे अपने इंजीनियर्स की भी जरूरत है। जो IIT है वर्ल्ड में बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे से इंजीनियर्स निकलते हैं, साइंटिस्ट निकलते हैं। इवन देखिए आप हमारा जो इसरो है वो कैसे अचीवमेंट कर रहा है, कैसे हम मून पे लैंड करके, यानी कि टेक्नोलॉजी भी है। कुछ चीजों में पीछे थे वो इसलिए कि हमारी गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती थी, जो तेजस प्रोग्राम है वो भी इसीलिए लेट हो गया कि हमारी गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती थी। एक चीज पे हम जो प्लान कर रहे हैं वो है जेट इंजन, जो बना नहीं पा रहे, ये शायद कुछ टाइम लगेगा, लेकिन उसके लिए भी हमने एग्रीमेंट साइन किया फ्रांस के साथ कि इनके इंजन, सैफरान इंजन इंडिया के अंदर बनेंगे और उससे हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। देखिए वर्ल्ड के अंदर बहुत सी कंट्रीज है जो अपना सामान बेचनी चाहती है। मैं आपको एक और बात बता दूं, जो वेस्ट है वो किस चीज पे डिपेंड करता है,
वेस्ट दो चीजों पर डिपेंड करता है अपने रिसोर्सेज के लिए, यानी अपने इनकम के लिए। एक है टूरिज्म, दूसरा है उनके डिफेंस इक्विपमेंट। और इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, इंडिया को सब वेस्ट की कंट्रीज अपना सामान बेचना चाहती हैं, क्योंकि इंडिया के पास पैसा भी है, इंडिया की इकोनॉमी भी अच्छी है और इंडिया इस टाइम पे प्रोग्रेसिवली आगे बढ़ रहा है। तो इस प्रोग्रेस को देखते यूएस डिस्टर्ब। अब देखिए, जब यूएस के टाइम, पिछले टर्म पे जब ट्रम्प थे, तो उस टाइम पे इंडिया से बहुत से एग्रीमेंट साइन किए गए, लेकिन फिर अब कुछ नहीं किया गया। अब ट्रम्प आ गए तो इंडिया के खिलाफ है, तो इंडिया इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है। देखिए, जब आप पे प्रेशर पड़ता है तो आप और अच्छे तरीके से काम करते हैं, यानी कि जब आप स्क्वीज हो जाते हैं तो कोशिश करते हैं अपने आप को ब्रेव करने की। और इंडिया अपने आप को पूरे तैयार कर रहा है, पूरे तरीके से प्रिपेयर कर रहा है और काउंटर करने की कोशिश कर रहा है जो भी अमेरिका की तरफ से एफर्ट्स है। वीजा से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जरूर है कि हमारे जो लोग यूएस के अंदर जाते थे, वो लोगों को अलग टाइप का चार्म था, लेकिन मैं भी फॉरेन के अंदर रहा हूं, मुझे पता है किस टाइप की वहां पे लाइफ होती है। इंडिया इज बेस्ट, आपकी अपनी कंट्री आपके लिए बेस्ट कंट्री है, आप यहाँ पे रहिए, कोई बात नहीं। लेकिन यूएस जिस तरीके से इंडिया को घेरने की कोशिश कर रहा है, कभी सऊदी के साथ कनेक्शन कर रहा है, कभी किसी और के साथ कर रहा है, कभी तालिबान के साथ मिलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इंडिया भी अपनी गेम खेल रहा है। देखिए, गेमें दोनों तरफ से खेली जा रही है। हमें पता चल गया कि यूएस हमारा फ्रेंड नहीं है, तो हम उसी तरीके से उसको डील करेंगे और करके अपने आप को स्टैंड अप करेंगे, स्टैंड अप हैं और ज्यादा स्ट्रांग करेंगे। आज जरूरत यह है कि आज हम मिलिटरी स्ट्रांग हो, इकोनॉमिक। देखिए, एक और बता दूं बात, जब आप कोई सामान बाहर से खरीदते हैं, जैसे हम फाइटर जेट लेते हैं, तो उसकी कीमत कम होती है, जब इंडिया के अंदर बनाए तो ज्यादा पड़ती है। क्यों ज्यादा पड़ती है? तो कई लोग कहते हैं जी आप तो बाहर से मंगाइए। जब इंडिया के अंदर सामान बनता है तो उसका फर्क ये पड़ता है कि वहां पे आपके लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, आपको टेक्नोलॉजी मिलती है, टेक्नोलॉजी का भी पैसा लगता है। और जब आपका सामान इंडिया के अंदर बनता है तो इनिशियली महंगा पड़ता है, जब उसके स्पेयर पार्ट्स की जरूरत पड़ती है तो आपको लोकली मिलते हैं। उससे क्या है कि आपको किसी को देखना नहीं पड़ता। जैसे कारगिल के वार के टाइम में हमको बफोर गन्स की जरूरत पड़ी, कि उसके एमुनिशन की जरूरत पड़ी, लेकिन आज जब टाटा ने गन्स को इंडिया के अंदर बनाना शुरू किया तो हमें किसी के अंदर देखने की जरूरत नहीं है। आज हमारे पास, पहले हमारे पास एक डिफेंस कॉरिडोर थी जो यूपी के अंदर बनाई की थी, वो भी स्पेशल पीएम मोदी के आने के बाद। उसके बाद दो डिफेंस कॉरिडोर और बनाई जा रही, एक यूपी के अंदर, एक मध्य प्रदेश में और एक और जगह में। तो इंडिया इस टाइम पे अपनी प्रोडक्शन बढ़ा रहा है डिफेंस की, साथ में लोगों को नौकरियां मिल रही हैं, साथ में हमारी डिफेंस की हमारी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, साथ में हमारी इकोनॉमी उसको प्रेशर मिल रहा है, उसको भी सपोर्ट मिल रही है। तो इंडिया आजकल किसी को देखने के चक्कर में नहीं है, बल्कि आप में खुद ताकत है तो आप लड़ेंगे। पाकिस्तान देखता है अमेरिका की तरफ या चाइना की तरफ, हम देखते हैं अपनी तरफ कि हमारे में क्या रिसोर्सेज है, क्या पावर है, क्या हम कर सकते हैं। ये फर्क है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। जी बिल्कुल सर, सही आपने कहा है एकदम। और जो आज यूएस ने किया है भारत के साथ, वो शायद आज से 10 साल बाद करता, लेकिन समय से पहले हो गया। हम समय रहते तैयारी कर सकते हैं बेहतर भविष्य की, और जिस तरह से भारत आगे बढ़ रहा है उस सब में ये तो होना ही था। और हमें पता था कि चाइना के बाद भारत का ही नंबर है यूनाइटेड स्टेट की हिट लिस्ट में। तो समय रहते ये सारी चीजें हो रही है हमारे फेवर में ही। और अगर हम रिवर्स ब्रेन ड्रेन की भी बात करते हैं H1B वीजा को लेकर, वो भी भारत के ही फेवर में है। तो हमारे स्टूडेंट्स हों या फिर हमारे इंजीनियर्स हों, साइंटिस्ट हों, वो भारत में रहेंगे तो भारत के लिए काम करेंगे और भारत आगे बढ़ेगा। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।